तो चलिए क्या करूं, डिस्कस करूं। कुछ लोगों ने टेक्स्ट किया था कि सर अब क्या डिस्कस करना, क्योंकि सॉल्यूशन बुक है जो मैं बता रहा जैसे अभी, तो मैं सिर्फ डाउट बताऊं या एक एक क्वेश्चन जैसे हम अप्रोच डिस्कस करते हैं करें, क्या कहते हो? नहीं, एक एक क्वेश्चन मतलब जिनमें प्रॉब्लम है वही सब मतलब जैसे अप्रोच डिस्कस करें कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि देखो मैं वही कह रहा हूँ, सॉल्यूशन बुक में जैसे स्पेशली अमित मिश्रा सर वाली बुक है, तो मैं उसमें एक पर्टिकुलरली मैं तुम्हें पॉइंट आउट करता हूँ, उन्होंने कहीं भी कंप्लीटनेस की बात जब की है ना, तो उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन से प्रूफ किया है ना। लेकिन मैं जब कंप्लीट सफिशिएंट की बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। पिटमैन कुपमैन थ्योरम बोल दो या के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो थ्योरम है वो मैं यूज करता हूँ। लेकिन उस बुक में ये थ्योरम उन्होंने कहीं यूज नहीं किया है। आप अगर देखो अमित मिश्रा सर वाली बुक, जहां तक मुझे याद है, मैंने 2-3 बार ही देखे होंगे बुक, मतलब जब मुझे कभी ऐसा होता है ना जरूरत पड़ती है तो मैं देखता हूँ, तो उसमें जहां तक मुझे देखा कंप्लीटनेस वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्होंने प्रॉपर प्रूफ लिखे हैं डेफिनेशन से। एक्सप्रेशन ऑफ gx इज 0 इंप्लाइज gx इज 0, तो ये उन्होंने किया है लेकिन कंप्लीट और सफिशिएंट के लिए। तो लेकिन मतलब कुछ सॉल्यूशंस, मेरा मतलब उस बुक में लेंदी है बहुत, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, है ना, तो उनका वही अप्रोच है उस तरह से कि प्रॉपर प्रूफ लिखने का। लेकिन एकेडमिक्स में हमें शॉर्टकट में काम करना होता है, हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, यहाँ ऐसा है। तो जरूरी है कि वो सॉल्यूशन जो बुक में लिखा है वही सबसे अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ अपना तरीका लगाओ, अपने तरीके से करो। तो डिस्कस कर लेते हैं, देखते टाइम है हमारे पास, आज तो 2.5 घंटे है ना अभी, अभी तो टाइम, हाँ मतलब अराउंड 2.5 घंटे में तो 60 के 60 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। और हालांकि ये सब इजी पेपर है, 2021 से पेपर डिफिकल्ट होना शुरू हुआ था, आपने फील किया होगा। 21 फिर 22 23 एक और डिफिकल्ट पेपर थे। 18 वाला आपने देखा होगा काफी इजी था, एक क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन इजी थे, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। इसमें भी ऐसे ही होगा, आसान है। 15 के पेपर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, 2015 वाला, और बाकी 16 17 18 19 20 आसान है। चलिए देख लेते हैं, बता देता हूं। बाकी जो लोग डाउट किए हैं तो चैट में लिख दो, मैं डाउट भी करा दूंगा, क्योंकि टाइम है हमारे पास आज काफी, है ना। पहले क्या होता था कि 7 to 9 में 7:30 तक डाउट ही चलता था, फिर 7:30 के बाद हम 9 बजे तक क्लास, 1.5 घंटे क्लास होती थी। अब तो 2.5 घंटे हमारे पास आज है अभी तो, और ये कुछ दिन चलेगा। वो वजह ये बताया मैंने कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं गेट में, तो उनका टाइम एक्चुअली 6 to 8 ही फीट बैठता है, तो इसीलिए थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा मुझे। हाँ चलिए, तो पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो यू नो हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू, निकाल के देख लो इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिंपल सा वही तरीका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है यूवी R4 में है, यूवी दे रखा है, देन इक्वेशन यूवी ट्रांसपोज। तो यूवी ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जो यूवी ट्रांसपोज आपका है वो एक मैट्रिक्स होगा, एंड x इज इक्वल टू v। तो यूवी ट्रांसपोज निकाल लो, एंड v है। अच्छा, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 मिनट। तो इसका मतलब ये है जी, सर वो सही बोल रही है, यू वी ट्रांसपोज का रैंक 1 आ रहा है। ऐसा है क्या? तो सारे कॉलम 0 हो जा रहे हैं, बस एक कॉलम बच रहा है। अच्छा, यूवी ट्रांसपोज का रैंक 1 आ रहा है, और उसका और उसका रैंक 4 आ रहा है, मतलब और ऐसे ऑगमेंटेड का रैंक निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, और बस ए का देख रहे हैं तो 1 आ रहा है। 1 आ रहा है सर। है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो वैसे ही अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हाँ। जो हम बोलते हैं किसी कॉलम स्पेस से बिलोंग करना चाहिए, जैसे कॉलम स्पेस से वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, तो लीनियरली डिपेंडेंट है उसके एलिमेंट्स, इसीलिए सारे 0 हो जा रहे हैं, बस पहला रो छोड़ के। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है, यूवी ट्रांसपोज एक्स इज वी। अच्छा, तो यहाँ पे कॉलम एक्चुअली, तो मुझे फिर तुम लोग सॉल्व कराओगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अच्छा उसका कॉलम ऐसा बन नहीं रहा इसके लीनियर कॉलम में, क्योंकि यूवी ट्रांसपोज है, तो वी तो अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। वो मैं सोच रहा था वैसा बनेगा क्या, मुझे लगा था वैसे ही बनेगा। देख लेते हैं। तो यू वी ट्रांसपोज, तो यू जो आपके पास है वो ये है ना, ट्रांसपोज लगा हुआ है यू पे, तो 1 2 3 5 वी ट्रांसपोज जो है ना, ये भी कॉलम है तो रो हो जाएगा 5 3 2 1। तो ये आपका जो मैट्रिक्स आ गया 5 3 2 1 10 6 4 2, ठीक है ना, 15 9 6 और 2
एंड देन आगे आपके पास 25 नहीं होगा सर। कहाँ? अच्छा ये 6 और उसके बाद 3 होगा सर। 6 के बाद 3, हाँ। ओके हाँ 3 बन जाए 3, ठीक है ना। और 15 फिर 25 15 10 और 1 नहीं 5, तो ये तो आपका ए मैट्रिक्स जिसको मैं ए बोल रहा था। अच्छा तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है एक्चुअली ट्रांसपोज है ना, तो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पे जो v हमारे पास है तो इसमें क्या हो रहा है, तो v जो है हमारे पास 5 3 2 1, ओके सो मींस दिस कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अच्छा वो ट्रांस एक्चुअली ये वाली चीज यहाँ पे है ना ऐसा कुछ, ओके तो ये मल्टीपल है, इसका मल्टीपल ये है, इसका मल्टीपल ये, इसका मल्टीपल ये, तो यहां से रैंक 1 आ गया। ओके चलो करके देखते हैं एक बारी। तो यहां से क्या होगा, तो आपने सिंपली देखा चूंकि है ना हम लोग जानते हैं यहां से, सो ये डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज रैंक, राइट। तो ये थ्योरम है, मतलब डेफिनेशन भी है ऐसे, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है। तो यहां से रैंक ऑफ ए आपको मिल गया कितना, 1, ठीक है ना, ओके है ना, ठीक है। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ये कितना आएगा, 5 3 2 1 5 3 2 1 10 6 4 2 and 15 9 6 3 25 15 10 5, ठीक। अच्छा ऑगमेंटेड है, चलो लाइन लगा दो, 5 3 2 1, बोलो भाई अब, हाँ सही लिखा ना, देख लो। अब बताओ ए का रैंक तो ठीक है 1 है, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, मतलब आप क्या करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो मैं R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस 2R1, R3 को चेंज करूंगा R3 माइनस 3R1, R4 को चेंज करूंगा R4 माइनस 4R1, नहीं एक मिनट 2 3 5 5 होगा सर। ओके ओके 2 3 5R1, राइट। एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, तो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी ये 5 3 2 1 5, ये हो गया 0 0 0 0 है ना, और यहां क्या कर रहे हैं हम 2R1 कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस 10 कितना -7 0 0 0 0, फिर क्या कर रहे हैं 2 माइनस 15 कितना 2 माइनस 15 -13 0 0 0 0 1 माइनस 25 इसका रैंक कितना है 4 तो 4 कैसे होता है, तुम लोगों को रैंक किसने सिखाया, 4 कैसे होता है इसका रैंक, इसका रैंक 4 कैसे हो गया हैं, कोई बताओ जी, इसका रैंक 4 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं ना सर, किसमें रैंक निकालेंगे तब, किसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं, वो मैट्रिक्स निकाला हमने, रो इक्विवेलेंट फॉर्म वगैरह होता तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है ये तो अभी नहीं है, तो फिर अभी कैसे डिसाइड करेंगे, व्हाइट वाला नंबर देखते हैं ना। अरे भैया ये तीनों सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों रो मल्टीपल हो गए एक दूसरे का, मल्टीपल नहीं हो गया है ना। इसका रैंक कितना है, कोई बाकी दूसरा बताओ कोई, इसका रैंक कितना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ रो क्या है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है सर, डिपेंडेंट है ना, कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है एक दूसरे का। यस सर, अगर मैं रो फोर्थ में मल्टीप्लाई कर दूं कितना
13/24 से, रो 4th को मल्टीप्लाई करो 13/24 से, रो 3 नहीं बन जाएगी? इससे तो फिर 2 आएगी सर। 2 ही रैंक है, 2 आएगी क्या? 2 ही होनी चाहिए। देखो तो यहां से अगर तुम ये करो R4 1/24 R1 मान लो, -1/24 R1, फिर R3 को लिख लो इस तरह से, पहले 1 बना लो इसको, और ये 1 सबको 0 बना देगा। पहले इसको 1 बना लो तुम डिवाइड करके 1/24 से, और इसको तुम डिवाइड करो 24 1 हो गई, और ये 1 इन तीनों इन सबको 0 बना देगी। ये 1 जो है इन चारों को 0, ऊपर वाले को तीनों को 0 बना देगी ना। तो मैं ये अप्लाई करता हूं यहाँ पे। तो जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो हाँ, तो यहां से क्या आएगा 5 3 2 1 5 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 -13 0 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, R3 changes as R3 minus या R3 plus 13 R4, R2 changes as R2 plus 7 R4 and R1 changes as R1 minus 5 R4। तो इससे क्या होगा, at the end 0 0 0, तो कितने पाइवट है इसमें, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, ये पाइवट है और ये पाइवट है, तो इसका रैंक 2 हो गया। अच्छा, तो मतलब शुरू में जो मैं सोच रहा था वो भी गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है एक्चुअली, मतलब रैंक ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चला मुझे कि रैंक ए जो है वो 2 है, और रैंक ए ऑगमेंटेड बी जो है वो, सॉरी, रैंक ए 1 है और ए ऑगमेंटेड बी 2 है ना। देखो नो सॉल्यूशन हो जाएगा सर। हाँ, सही बात है। तो मुझे लग रहा था कि V जो है ना वो कॉलम स्पेस में आएगा यूवी ट्रांसपोज के, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि V शुड बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ यूवी ट्रांसपोज। अगर वैसा होता तो इसके पास, है ना, पक्का एक सॉल्यूशन होता, बट ऐसा यहाँ हो नहीं रहा है, क्योंकि उसका वजह ये है कि V एक्चुअली खुद क्या है V तो खुद कॉलम वेक्टर है और U भी कॉलम, है ना। इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि U D ट्रांसपोज माइनस B, नहीं वो तो X में नहीं है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी X को लेते तो नल स्पेस में आ जाता, तो फिर कुछ अलग ही मतलब जी ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि A का रैंक 1 है और A ऑगमेंटेड B का रैंक 2 है यहाँ से, ठीक है ना। तो मतलब वही ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कोई थ्योरम वैसा है ना फिट नहीं हो रहा है, जो मुझे लग रहा था हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से यूवी ट्रांसपोज, जैसे अगर तुम ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा, तो फिर ये ट्रांसपोज बन जाएगा, वो हट जाएगा, हाँ, है ना। तो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यूवी ट्रांसपोज x बराबर v, तो मतलब A मैट्रिक्स आपका ये है यूवी ट्रांसपोज, ये आया, और v ये था, हमने A का रैंक निकाला और A ऑगमेंटेड B का रैंक निकाला, और वो जैसे है ना 1 2 आ गया। चूंकि ये डिफरेंट आया, लेकिन आंसर की मैच करना, ठीक है ना, ऑफिशियल आंसर की से, तो यहाँ से आपके पास आ गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे v इज नॉट इन कॉलम स्पेस, यू कैन नॉट राइट दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये जस्ट है ना वो उसका मल्टीपल है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता कि है ना ये यहाँ पे होता ना इसमें, तब ऐसा हो जाता, क्योंकि ये रो जो अगर कॉलम होता है यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही हो जाते, फिर उस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन मिलता जरूर, नो सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे है, तो इससे कोई वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब एक साथ ये वेक्टर इंडिपेंडेंट है, इन सब से इंडिपेंडेंट है। ओके, अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को अभी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, रैंक 4 वाले लोग है ना, वहां तुम लोग भी गलत कर रहे थे, तो उसको रैंक है ना, जब क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट ये नहीं देखते नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये डेफिनेशन नहीं है मेरे भाई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म या इकोलॉन फॉर्म, तो इकोलॉन फॉर्म में था ही नहीं। सर मैंने रो रिड्यूस्ड बोला था पहले। हाँ, रो रिड्यूस भी फॉर्म नहीं था वो। रो रिड्यूस में क्या होता है कि पाइवट्स आपको देखने होते हैं क्या है, तो उसको ऊपर वाले जीरो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म भी नहीं है अभी वो, उसका डेफिनेशन देखो क्या है। तो या एक्चुअल डेफिनेशन है नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट
रोज और कॉलम्स, चाहे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स हो, चाहे इकेलॉन फॉर्म हो, चाहे रो रिड्यूस इकेलॉन फॉर्म हो, तीनों में इंडिपेंडेंट वाला काम करेगा। तो वहां क्या था ना कि बाकी तो पहले लास्ट वाले नॉन जीरो थे, तो वो सब डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट का मतलब क्या, मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल, एक दूसरे का मल्टीपल में तुम लिख सकते हो किसी को, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। एनीवे ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हुआ नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये आप कर लोगे, रैंक निकाल लोगे, मतलब आइगन वैल्यू निकाल लोगे आप। चलिए ये पूछ रहा है कि लिमिट un क्या आएगा, बोलो भाई। तो इसके दो अलग अलग सबसीक्वेंस कंसीडर कर लो। अगर मैं इवन सबसीक्वेंस कंसीडर करता हूं इसका, तो ये बन जाएगी 1 माइनस 1 बाई एन, और इस पूरे की पावर 1 बाई एन। तो क्या होगी ये, e टू की पावर log लेके सर हो जाएगा सर। अरे n टेंस टू इन्फिनिटी, अरे रुको रुको, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 0 4 4 की पावर 0 1, तो ये तो 1 ही आना ना un, तो हाँ सर वही आ रहा है सर। un की लिमिट तो 1 ही आएगी। हाँ वही आ रहा है। n टेंस टू इन्फिनिटी कोई क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे? e टू की पावर log लेके आ जाएगा सर। अरे क्यों लॉग लेंगे, क्वेश्चन ये है लॉग, 4 की पावर बनना है तो ये नहीं, उसकी जरूरत, ये सब जो कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत कब पड़ती है लिमिट में, जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा हो। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही नहीं ना। ये सब देखो, जब कोई लिमिट का क्वेश्चन है, पहला हमारा स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन में, यू जस्ट पुट दैट वैल्यू, जो भी टेंस टू लिखा हुआ है पुट करो वैल्यू। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, देन उसके बाद आप कुछ दूसरा अप्रोच ढूंढोगे, चाहे एल हॉपिटल हो गया या फॉर्मूला हो गया या कुछ और तरीका। अगर इनडिटरमिनेट नहीं बन रहा डायरेक्टली, वो आंसर है। मैं पूछ रहा हूँ लिमिट क्या आएगी इसकी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे 1 बाई n 0 4 माइनस 0 4, और माइनस 1 की पावर n कुछ भी हो, प्लस माइनस 1 होना है, तो दो सबसीक्वेंस ले लो, इवन सबसीक्वेंस ऑड वाला 2n और 2n प्लस 1 वाला। तो दोनों केस में क्या होगा, 1 बाई n 0 ही हो जाएगी, 4 की पावर 0 1, तो लिमिट तो 1 आएगी। ये d हो सकता है ट्रू, हो सकता है, चेक कर लेते हैं क्या होगा, है ना। तो L1 है। अब चूंकि an की लिमिट आपको पता है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस un की लिमिट 0, सीरीज कन्वर्जेंट होती तो un की लिमिट 0 होती, या अगर 0 नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो L तो 1 हो गई, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब डाइवर्जेंट है ना। अगर बुक में सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपको शायद है ना बहुत अच्छे समझ ना आए, रट्टा तो मार लोग ने, आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, वो जरूरी है। वो तुम खुद को भी बता सकते हो, खुद से बातें करके। प्रोफेसर बुक में उस मैट्रिक्स की रैंक 4 दे रखी है सर। अच्छा, इसलिए तुम लोग 4 बता रहे थे सब लोग, ओहो अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद पे ज्यादा भरोसा रखो। हालांकि ज्यादा भरोसा करने के बाद गलतियां भी होती है, फाइन, लाइफ है तो गलतियां भी होंगी, ठीक है, लेकिन खुद पे भरोसा करके गलती करोगे तो खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, नहीं तो फिर क्या करोगे, दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, पापा आपने कहा था मैंने वो किया फिर फेल हो गई, या मम्मी वो कहा था वो हो गया, या उसने ये कहा ऐसा। तो ऐसा मत करो, तुम ये बोलो कि तुम अपने वजह से फेल हुए, तो ये ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। ध्यान ये बोलना है किसी और की वजह से, लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद पे भरोसा रखो। बाकी जो जैसा, तो अब तुमने बुक सोल्यूशन में लिख दिया लोगों रैंक 4 है, रैंक 4 बोले जा रहे लोग, क्योंकि आप खुद पे भरोसा कर लिया तुमने बुक पे। गलत वही तो हो सकता है, हमारे जैसे इंसान तो हैं, हम भी गलतियां करते हैं, वो भी करते हैं, अब तुम उनकी गलती को सही मान लोगे क्योंकि तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, ये चीज है। देखो तो ठीक है ना, तो यहां से आएगा, तो ये हो गया A and B sequence defined as follows, A1 is 1, ठीक है, और ये बता रहा कि तो कर सकते, इजी है, A1 1 है, कुछ टर्म्स निकाल के देख लो आप, तो कुछ टर्म निकाल लोगे आपको दिख जाएगा टर्म वैल्यूज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, उसके बाद एक वो आइडिया लग जाएगा। फिर L बराबर दिस, तो 21, L बराबर 7, L प्लस 18, तो 21 में 7 घटा लो, कितना आएगा, 21 में 7 घटा 14, एंड 14 L इज इक्वल टू 11 बाई 14 आ जाएगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो ऐसा कैसे आएगा, चेक करो क्या है, है ना, डिक्रीजिंग होगा तब लिमिट ही आएगा ना, ध्यान रखना, डिक्रीजिंग होगी तो लिमिट जो पहली वैल्यू है उससे कम ही लिमिट आएगी, घटेगी ना, तो ये है, तो डिक्रीजिंग होगा तब ये लिमिट आएगी क्योंकि लेस देन 1 है। तो पहले ये चेक करो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वो आउट हो जाएगा, फिर लिमिट निकालो। A2 का वैल्यू 8/7 है। ओके, मतलब लेस देन 1 हो गया तो मतलब डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब तो डिक्रीज कर रही है तो उससे छोटी ही लिमिट आएगी, तो ये लेस देन 1 है तो ये फाइन है।
x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ आपको दे रखा है, तो ये तो इजी है, पीडीएफ को आप हाफ से 2 में इंटीग्रेट कर दोगे। ध्यान ये रखना अलग अलग पार्ट है, तो आपको 0.5 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो 0.5 से 1 तक x2 को इंटीग्रेट करोगे और 1 से 2 तक 3/x5 को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। x भी रैंडम वेरिएबल विद mgf, तो 216 को लाओ ब्रैकेट के अंदर, तो पर ये बाइनोमियल है और ये 6 होगा। हाँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इजीली आ जाएगा 1 माइनस, है ना, कॉम्प्लीमेंट लेके इजीली आ जाएगा। तो x be a discrete random variable with PMF, PMF दे रखा है, तो पहले k निकालने के लिए समेशन 1 आना चाहिए, k निकल जाएगा और उसके बाद 0 पे देख लो क्या आता है, इजी है। x be a random variable having uniform distribution on this interval, अब ये इवेंट है cos x more than sin x, तो ग्राफ बना के देख लो कि cos x की वैल्यू sin x से ज्यादा, हाँ cos x की वैल्यू sin x से ज्यादा कब होती है? 0 to 5 में आ रहा था 0 to 0.4, लेकिन आपको देखना वो सबसेट होना चाहिए सैंपल स्पेस का, है ना, ये भी रखना है हमें। सर तो 5/6 से लेके लिया था तो ये आ नहीं रहा था। देखिए, तो जो आपका सैंपल स्पेस है वो है ये x एक्सिस है, तो इंटरवल है आपका π/6 से π/2, ये आपका सैंपल स्पेस है यहाँ पे, मतलब इंटरवल मतलब सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का, है ना। इसका पीडीएफ अगर लिखोगे आप तो ये पीडीएफ है fx of x is equal to 1/π/2 minus π/6 x between π/6 to π/2, ठीक, ओके। अब क्या करना है आपको? सर ये sin x by cos x करके उसको लेस देन 1 कर लेना है, वो भी कर सकते हैं, इनवर्स बोलने से π/4 हो जाएगा, फिर π/6 से π/4 तक उसको लेके उसका इंटीग्रेट करने से हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि मैंने ऐसे किया था 5/6 से 5/4 लिया था, cos से डिवाइड कर देते हैं, तो cos से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, जब cos से आप डिवाइड करेंगे तो tan लेस देन 1, और tan x इस इंटरवल में लेस देन 1 कब होती है? π/4 tan 0 0 π/4 पे होगा, π/6 हाँ, और इसमें क्या है, इसको इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे, तो ये इसको इंटीग्रेशन करो इस पे, तो बनेगा π/4 माइनस π/6 अपॉन π/2 माइनस π/6, बताओ कितना आया ये? सर मैंने वैसे करके लिया था, डबल इंटीग्रेशन किया और फिर उसका, अरे डबल क्यों करना है भाई, डबल की कहाँ जरूरत है इसमें, एक रैंडम वेरिएबल है, डबल इंटीग्रेशन कब होगा, जब 2 रैंडम वेरिएबल होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन कब होगा, जब 3 रैंडम वेरिएबल होगा, ये तो एक ही रैंडम वेरिएबल है, एक ही इंटीग्रेशन होगा, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो 2 बार इंटीग्रेशन क्यों होगा, एक ही रैंडम वेरिएबल है तो एक ही बार इंटीग्रेट होगा x के रिस्पेक्ट में, जब 2 रैंडम वेरिएबल 2 होते तो dx dy लगाते हम लोग, ये चीज है, ठीक है। देखो तो आ जाएगा ये आंसर, देख लो क्या आया, अब ये हो तो यही तो आंसर है, ये क्या कर रहा हूं मैं, सीडीएफ यूज कर रहा हूं, इसका तुम सीडीएफ भी लिख सकते हो यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म का सीडीएफ क्या होता है, x माइनस a अपॉन b माइनस a, तो वही यूज कर रहा हूं मैं, ये सीडीएफ एट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीडीएफ एट π/4 माइनस सीडीएफ एट π/6, इसलिए मैं अक्सर कई बार फोर्स करता हूं कि अपना अप्रोच यूज करो, क्योंकि किसी का याद किया हुआ अप्रोच मुश्किल समय में नहीं याद आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये भी अप्रोच है, अब जो सीडीएफ लगाना चाहे सीडीएफ से कर लो, पीडीएफ से करना है तो इसका इंटीग्रेशन कर लो इस इंटरवल पे, पीडीएफ से करना है तो सीडीएफ से करना है तो ये करो, सीडीएफ यूज कर लो, जैसे भी समझ आ रहा है वैसे करो, आंसर तब भी वही आएगा अगर कॉन्सेप्ट सही लगा तो, ठीक है। तो एक्शन, हाँ कुछ पूछना किसी को, एक्शन भी प्रॉब्लम है सर, क्या है, क्वेश्चन 9 में प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है सर, क्या, नहीं आप पहले पढ़िए स्टेटमेंट, एक्शन भी सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस, ये पीडीएफ क्या है, ये है गामा 2,1, राइट, गामा 2,1 और x बार दे रखा है, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है सर, ये इनइक्वालिटी हम कुछ नहीं होल्ड कर रहा, मतलब ये इक्वल टू है, तो इसको हम सेंटर लिमिट थ्योरम इक्वल टू में कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, कहाँ लिखा है नहीं ले सकते, सर
कभी नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते? तो CDF कभी इक्वल टू में होता है क्या? क्यों नहीं होता है? सुना नहीं। तुमने कंटिन्यूअस का तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं पता है। फिर कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है? x is a continuous random variable if and only if। पता है ये डेफिनेशन? किसी बुक में चेक करो डेफिनेशन क्या रहता है, स्पेशली वीके रवाद में देखो। x लेस देन इक्वल टू x होगा ना सर, प्रॉब्लम So probably x is equal to a is 0. हाँ, Is equal to तो यहाँ इक्वल टू आया है, यहाँ इक्वल कहाँ नहीं आया है? तो वहां z भी तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अरे मतलब क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर इक्वल लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ है x नॉर्मल 0 1 है, चलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर यहाँ लिखा है मेरे पास x इज इक्वल टू a, मान लो वो है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो a माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो ये प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू a माइनस म्यू बाई सिग्मा। इसमें क्या गलत है? इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है, इसकी भी 0 होगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा हाँ, इक्वलिटी इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वल पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है, तो ट्रिवियल केस हो गया, तो इसलिए नहीं लिखा होता है, लेकिन लिखा होने में दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा सर, ओके। चलिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे ही दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर होगा ना। सर मैंने एक्सपेक्टेशन लेके सर 0 किया। उतना कुछ करना ही है ना, आप मीन घटाओ, इसका वेरिएंस घटाओ, फिर अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं इसका, है ना। n लार्ज है तो यू कैन अप्रोक्सीमेट एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंपल साइज अगर लार्ज है ना, सो दैट x बार विल अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिंपली आप x बार का मीन घटाओ, तो मीन कितना 2 ही आता होगा इसका, कुछ भी आता है, क्या ही दिक्कत है? सर 2 आया है सर। हाँ, कुछ भी आया तो दिक्कत ही क्या है, क्योंकि z बराबर समथिंग आ जाएगा, z कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी में हमेशा वो आता है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ग्रुप में आया था, अच्छा एक क्वेश्चन देखो जरा, अभी किसी ने जो आईएसएस वाले ग्रुप में जो लोग होंगे, टारगेट आईएसएस वाले ग्रुप में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि x आपको दे रखा है, कुछ पीडीएफ है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने रिप्लाई किया, मैंने उसमें रिप्लाई किया था, तो मुझे 4-5 लोगों ने रिप्लाई किया बैक कि मैं पूछता हूँ तुम लोग देखो कि x कोई पीडीएफ है, आई थिंक ये पीडीएफ है ना, जो लोग आईएसएस वाले ग्रुप में देखो, आई थिंक ये है e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस x इज इक्वल टू 0, ये पूछा गया है। क्या है इसका आंसर? हाँ, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे बच्चों ने रिप्लाई किया मुझे, क्योंकि मैंने उसमें आंसर किया कि नॉन जीरो आंसर होगा। कोई बताओ जी। और x को 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, x की पॉजिटिव इंटीग्रेट। तुम हो उस ग्रुप में या पता है तुम्हें आंसर, मतलब तुम खुद बता रहे हो या उस ग्रुप में हो? सर आप कहीं देखे, लेकिन हमको आपका देख के समझ में आ गया। हाँ, हाँ, जैसे जहां तक रिप्लाई ये किया कि आंसर 0 होना चाहिए, जब मैं रिप्लाई किया तो मुझे फॉलो अप प्राइवेट में रिप्लाई आया, मतलब पर्सनली कि आंसर 0 होना चाहिए, बट 0 तो आएगा नहीं, मैंने बताया उसमें क्यों 0 होना चाहिए। ये जो रैंडम वेरिएबल है मिक्स रैंडम वेरिएबल है, लोगों को लगता है ये कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये जो रैंडम वेरिएबल है मिक्स रैंडम वेरिएबल है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तब जाके इक्वलिटी, जो मैं अभी खुद ही बताया, यहाँ पे मैं अभी खुद ही बताया कि इक्वल टू है ना, x कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। तो ये तो मिक्स रैंडम वेरिएबल है, क्यों? देखो जरा, बताओ इसका आंसर 0 कब आएगा, तुम सोचो। जब x पॉजिटिव होगा। यस, एंड इसका आंसर, अब आगे देखो, अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में ये कोई नया रैंडम वेरिएबल बनाएगा, तो ये तो डिस्क्रीट वैल्यू ले लिया ना अब तो, और यहाँ यही तो पूछ रहा है, देखो जरा, यही तो, इसको घटा दूंगा तो ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब x पॉजिटिव रहेगा। अब इसको 0 से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर लो, तो ये जो रैंडम वेरिएबल लोग अज्यूम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस आएगा, और कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट इज 0, बट ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं, तो मिक्स रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि पॉइंट पे भी मास होगा इसका, तो है ना। अब ये निकाल लो जो भी, आई थिंक किसी ने, वो मेरा स्टूडेंट है जिसने रिप्लाई किया हाफ, नवीन आई थिंक है, नवीन वर्षनी है ना, वो भी यहाँ पे है, तो उसने रिप्लाई किया था हाफ आएगा।
तो ठीक है, देखो चेक करना हाफ आता है ऐसा नहीं। क्वेश्चन हाँ पता नहीं, देख लो, मैं पूछ रहा हूँ। सर, ऐसा क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी है ना, जहाँ पे 0 कर देता है और x माइनस वाई लाप्लास फॉलो करता है। हाँ 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 हाँ, वो जैम में भी है ऐसा क्वेश्चन। Yes. यस ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। x नेगेटिव है तो माइनस एक्स तो माइनस 2x हो जाएगा ना। जब x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स हो गया मॉड x, तो माइनस 2x हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज x कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको इक्वल टू जीरो होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है ना। बट ये तो मिक्स टाइप में, इसका सपोर्ट में जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन दिस इज पॉजिटिव। या दूसरा अप्रोच ये है, तुम ऐसे सोचो कि mod x इज इक्वल टू x, इस x को इधर भेज देते हैं, तो mod x इज इक्वल टू x। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें पता ही है mod x का डेफिनेशन कि mod x x के इक्वल कब आता है, तो इसका मतलब है x पॉजिटिव होगा, ये इक्वल टू x ना। यहां से भी सोच सकते हो तुम, है ना। लेकिन होता है क्या, मजबूर कर लेते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए ठीक है। इसका आंसर सर पहले 0 होगा। पता नहीं क्या आएगा, क्या बता रहे तुम, इसको इंटीग्रेट करो, 1 प्लस ई एक्स को टी ले लो, हाफ हो जाएगा उसका। इसको टी ले लो, तो ये तुम्हारा dt आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx, है ना। क्योंकि इसका रेंज हाफ से है, मतलब 0 से इंफिनिटी है। अच्छा वो चेक कर लो क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली यही पीडीएफ था, मैं तो गेस कर रहा हूँ। हाँ है ना, पीडीएफ यही है, देख लो। सर, इसका पीडीएफ 0 से ये डिवाइड हो रहा है, तो वैसे हाफ कंसीडर नहीं कर सकते? एक मिनट, वहां तक हाफ। एक मिनट रुको रुकिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था x रियल नंबर e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना। तो इसको आपने लिखा तो ये क्या बन जाएगा, 0 से, अभी इसमें आप जब x आपका 0 से है तो t की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 है तो t क्या है 2, तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, और जब x इन्फिनिटी है तो t क्या है 1, तो 2 से 1 होगा ना। ये लिमिट चेंज होगा ना, वेरिएबल जब चेंज करे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो आप सीधा इसको, है ना, जब 0 रखा x को तो t 2 हो गई, जब x को इंफिनिटी रखा तो t 1 हो गई, 2 से 1 सेम रहा ना, 0 के करस्पॉन्डिंग 2 इसका दिस। अब ये माइनस इसलिए आया तो कि इसको इंटरचेंज कर सके, तो ये माइनस इसलिए है, तो ये माइनस यहाँ से लिख दोगे तो dt अपॉन टी स्क्वायर। अब माइनस क्या करेगा, इसको 1 से 2 कर देगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर, और तो ये 1/t स्क्वायर का लिमिट हो जाएगा -1/t, कर लो इंटीग्रेशन, है ना, तो हाफ ही आएगा शायद, है ना, 1 माइनस हाफ आ जाएगा आई थिंक। तो देख लो इस तरह से है। सर ऐसे भी देख सकते हैं कि -∞ टू +∞ 1 होगा। हाँ ये इवन फंक्शन है तो यस सही कह रहे 0 हो, टू ∞ में हाफ होगा यस, क्योंकि ये है ना इवन फंक्शन यहाँ पे एक्चुअली इसका, हाँ मीन 0 आ रहा होगा शायद, है ना, तो वैसा हो जाएगा फिर, क्योंकि मीडियन हाफ होगा ना, तो उस केस में हाफ ही आ जाएगा, तो इसका मीन 0 आ रहा होगा, इसीलिए हाफ आ रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा है, जैसे आप बता रहे, सही बता रहे हो कि बीच में है ना, वो है इवन है, तो डिस्ट्रीब्यूट रेंज के बीच में है, इसीलिए हाफ। हाँ इसीलिए हाफ होगा, मतलब हर जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, लेकिन इस केस में ऐसा होगा, हाफ आएगा, डायरेक्टली भी वैसे दिख जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देख लो कि ये है ना इवन फंक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए भी होगा। हाँ ठीक है जो भी है, मतलब बताना, जैसे अभी जब से एक कंफ्यूजन आया था ना इक्वालिटी वाला, उसको बता दिया मैंने, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे इक्वालिटी वाला कंफ्यूजन था, तो वो भी वैसे ही सेम केस है, तो यहाँ पे तो आंसर 0 होगा, क्योंकि ये z बराबर समथिंग कांस्टेंट आ रहा होगा, वहां पे रैंडम वेरिएबल mod x x के इक्वल है, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका x1 x2 x3 भी रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया। तो which of the following estimator of theta has smallest variance, तो u and v हम लोग जानते हैं, है ना, तो बस u and v क्या आएगा, यही लग रहा है c वाला, सी है ना, क्योंकि ये इसका मीन थीटा है, तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल थीटा में मीन तो इसका थीटा है, तो x बार um u ही होता है ना, या समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट है, x बार कंप्लीट सफिशिएंट है, तो x बार कंप्लीट सफिशिएंट है और अनबायस्ड भी है, तो um u हो गया लेवेंसफी थ्योरम से, तो आपका यहाँ से सी आंसर आ गया, ठीक है। प्लेयर P1 tosses 4 fair coins, player P2 tosses fair die independently, तो the probability that the number of heads observed is more than number of, है ना, एक क्वेश्चन पहले भी बताया था डाउट क्लास में,
क्या करना है, काउंट कर दो पेयर्स। जैसे सैंपल स्पेस में क्या होगा कि 4 टॉस किया है ना, तो वो जस्ट आप उसमें एक्स वाई में जो भी पेयर हो सकता है, एक्स की वैल्यू जैसे 0 है तो यहाँ पेयर नहीं होगा सर, क्या पेयर नहीं होगा? देखिए इंडिपेंडेंटली बोला है सर। अरे मेरा मतलब ये है x मोर देन y में एक्स वाई की जो पॉसिबल वैल्यू है उस पॉइंट पे निकाल दो। एक्स वाई दोनों डिस्क्रीट है ना, हाँ। तो इंडिपेंडेंट बोला है तो उससे फायदा हो गया हमें कि ज्वाइंट जस्ट उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। ज्वाइंट पीएमएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल हो जाएगा। हाँ, तो दोनों का अलग अलग सपोर्ट देख लो क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ को ऐड कर लो जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो x मान लो, x क्या बोला इसने, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है 0 1 2 3 4। नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई क्या हो सकता है 1 to 6। अब देखो वैसे आउटकम कलेक्ट करो जहां x मोर देन y है, ट्राई करके देखो, कुछ दिन पहले बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट है मैं बताया था ना, देखो जो नेक्स्ट आपका है कि x1 x2 be IID continuous random variable with the PDF this, तो PDF बीटा 2 2 है। तो पूछ रहा है कि यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, इजी है, मतलब इसको मान लो नया x1 plus x2 को नया मान लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो y है तो y minus 1, तो y का मीन निकालोगे आप 1 ही आएगा, क्योंकि x1 IID है तो x1 का मीन 1/2 होगा, 2/2 plus 2 4, तो 1/2 होगा, 1/2 plus 1/2 मीन 1। तो ये y माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू k, तो चेबीशेव्स क्या कहता है, ये आएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई, हाँ 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर, इजी है, ठीक है ना। तो y मान के इसको कर लो इजी। x1 x2 x3 भी IID डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद PMF दिस, तो आपको सम दे दिया, ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री का सम नेगेटिव बाइनोमियल का PMF लिख लो और उससे कर लो। तो नेगेटिव बाइनोमियल का PMF लिख के और उस पे फाइंड कर लो, सबका कॉम्प्लीमेंट ले कर दो, ये आप सीधा भी कर सकते हो। xy भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ, तो xy कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जॉइंट पीडीएफ ये रखा है, तो फिर से ये अब देखो cx 1 minus x, और ये 2 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो c निकालने के लिए आप डबल इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे यहाँ वाला एक ही वेरिएबल दिख रहा है लेकिन यहाँ है ना सपोर्ट में दोनों है, मतलब ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट है तो डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन करके आप 1 करो तो c आ जाएगी आपके पास और उससे आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास है c पॉजिटिव नंबर है, देन ex इक्वल्स, तो ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट आ गया, ज्वाइंट से मार्जिनल निकाल लो, मार्जिनल से ex निकाल लो। या दूसरा तरीका भी हो सकता है, कंडीशनल टाइप का कर सकते हो, है ना। तो x तो दिख रहा है तुम्हारा, बीटा देखना पड़ेगा करके क्या आता है। वैसे कंसीडर कर सकते हैं x गिवन y बीटा है और y यूनिफॉर्म 0 1, y यूनिफॉर्म 0 1, हाँ उस तरह से कुछ, यस। तो x गिवन y बीटा है, y यूनिफॉर्म, तो ex को लिख सकते हैं e ऑफ x गिवन y, है ना। हाँ तो वैसे कर सकते हैं कि जॉइंट पीडीएफ को मार्जिनल ऑफ y इनटू पीडीएफ ऑफ x गिवन y, ऐसा लिख सकते हो। तो x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा ले लो, बीटा, हाँ, और y यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। तो यहाँ e ऑफ x गिवन y, तो बीटा का पीडीएफ लिख लो, फिर उससे फिर मीन निकाल लो, देखो क्या आता है। दोनों अप्रोच है, तो दोनों अप्रोच से ट्राई कर सकते हो। यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है, तो पूछ रहा है ये क्या है, तो क्या करना है, जो इसका इसमें देख लो ये सपोर्ट है आपका, इसका ग्राफ बनाओ, उसके अंदर इसका ग्राफ बनाओ और इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट कर दो। इस x प्लस वाई का इंटीग्रेशन होगा ओवर दिस रीजन, जॉइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन। यहाँ पे x1 x2 xm y1 y2 yn। अच्छा देखो, पहले जब मैं सर्च करता था इसमें ना, ये जो सर्च का ऑप्शन, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो 2017 का एक भी क्वेश्चन इसमें अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजेस हैं, ये पीडीएफ नहीं है, ये है ना, ये कॉपी नहीं कर सकता मैं इसको। तो जितने भी हमने क्लासेस में जब सर्च करते थे तो 2017 का एक भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ होगा ड्यूरिंग होल सिलेबस, क्योंकि तब मैं क्या करता था, सर्च करता था, तो उस सर्च में 2017 के एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये इमेजेस है, मतलब ये
पीडीएफ में वो नहीं है कि आप उसको है ना कॉपी कर सको या वो कर सको, तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस हमने सब तुम्हारे लिए नए हो सकते हैं, मतलब जो सिलेबस की है तो मतलब कर सकते हो सॉल्व, कॉन्सेप्ट तो सीख ही रखा है तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन क्लास में हमने नहीं किए होंगे इसके क्वेश्चंस, ड्यूरिंग सिलेबस कवरिंग हम कर रहे थे। तो ठीक है, x1 x2 xn y to yn नॉर्मल 0 1 है, तो बोल रहा है m समेशन xi होल स्क्वायर m समेशन y होल स्क्वायर अलग अलग प्लेस पे है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर है, और यहाँ x1 x2 xn का होल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इसको x बार बना लो, और yi स्क्वायर यहाँ से काई स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर है, न्यूमरेटर में नॉर्मल का स्क्वायर है, और यहाँ काई स्क्वायर का सम है, ठीक है, तो बना के देख लो, बन जाएगा, न्यूमरेटर में नॉर्मल नीचे काई स्क्वायर, तो नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर, अच्छा नॉर्मल का स्क्वायर है ना, तो नॉर्मल का स्क्वायर भी होगा, तो काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, तो काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर किसमें जाता है, तो या तो ये दोनों है ना, ये सी या डी आएगा, एक आएगा, देख लो डी आएगा सर। ओके हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, समेशन है ना, तो समेशन नॉर्मल 0m हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा, ठीक है, करके देखना डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास है सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है एक्स बार की वैल्यू स्मॉल एम से कैपिटल एम में है, स्मॉल एम से कैपिटल एम में है, तो एक्स बार की वैल्यू स्मॉल एम से कैपिटल एम में है, और ये इक्वल टू 1 है, तो क्या करना है आपको, पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो सर इसका प्रॉब्लम है सर, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर इसमें सर एक्सपेक्टेशन ली है, तो एक्सपेक्टेशन का वैल्यू और एक्सपेक्टेशन का मतलब ये तो सर इक्वल टू 1 करने के लिए सर ये कैपिटल फाई मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगी, तो इसको मतलब एक्सपेक्टेशन निकाली, फिर उसके बाद वेरिएंस निकालिया, इसका वैल्यू सर 0 आ रहा है, फिर 0 कैसे आ जाएगा, आप अज्यूम क्यों कर रहे हो, यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि सुटेबल स्मॉल और कैपिटल एम क्या है, ताकि 1 आए, मुझे वो चूज करना है, प्रोबेबिलिटी तो 1 ही आएगी, तो मुझे सुटेबल स्मॉल एम और सुटेबल कैपिटल एम चूज करना है। तो बताओ जी, इसका मीन कितना आता है, कोई बताओ मुझे यहाँ से, व्हाट इज मीन ऑफ दिस, मीन सर 7 है इसका। 7 सर, तो 7 है, तो ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ये होगा, सर बस कैसे होगा सर, एक 7 से ज्यादा, एक 7 से कम है, होना चाहिए, weak law of large numbers. हाँ ओके, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, अच्छा, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, ओके, तो ये 7 आ गया है ना, ओके, नहीं वैसा भी हो जाएगा ना, देखो 2 लाइन का है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी xn बार माइनस मीन 7, x बार का वेरिएंस कितना आता है जी, x का वेरिएंस 3/n, हां 3/n तो होगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट n, हां सिग्मा कितना आएगा यहाँ पे, सिग्मा 3/n आया सर। नहीं सिग्मा स्क्वायर 3 आया है, ये कह रहे हो आप, सर यहाँ तो सर x बार है सर, आप सर देखिए यहाँ सिग्मा की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, नहीं लेते हैं सिग्मा, सिग्मा की जरूरत इसलिए क्योंकि n चाहिए मुझे, चलो सिग्मा की जरूरत नहीं है, यू आर राइट, मतलब मुझे पर्टिकुलर वो नंबर नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा बाय रूट n, अभी देखो ध्यान से, तो ये रूट n को ऊपर करके लिख दूं, तो रूट n को यहाँ करके लिख देता हूं मैं, सर वही हाँ रुको ध्यान से, m, फिर यहाँ मैंने क्या किया है, घटाया है 7, और यहाँ पे सिग्मा की मुझे पर्टिकुलरली जरूरत नहीं है, रूट n, यहाँ पे स्मॉल m माइनस 7 सिग्मा, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो हो जाएगा, तो दिस इनटू रूट n, और मुझे क्या करना है, लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब तुम सोचो ये प्रोबेबिलिटी 1 कब आती है, अगर सपोर्ट तुम्हारा रियल नंबर, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, x बिलोंग्स टू r, क्या आएगा, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो रैंडम वेरिएबल जो लेते हैं उसका सपोर्ट तो रियल नंबर ही होगा ना, हम तो वही केस पढ़ते हैं ना, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r,
तो कोडोमेन आर है तो मैंने अरेंज आर ले लिया। तो x बिलोंग्स टू r, चाहे x कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड या कोई भी, ये तो 1 ही आना है। अब तुम सोचो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब बनेगी और ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कब बनेगी? जब m-7 लेस देन 0। यस, ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल m यहाँ पे है, दैट स्मॉल m अगर 7 से कम हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव इनटू प्लस इन्फिनिटी, n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो रूट n भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो नेगेटिव नंबर इनटू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये वाली नंबर प्लस इन्फिनिटी कब होगी? तो ये तो इन्फिनिटी मेरे साथ ऑलरेडी रूट n है क्योंकि इन्फिनिटी है, तो m को क्या होना पड़ेगा? 7 से ज्यादा ना। इस कॉन्सेप्ट पे 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही, इसी कॉन्सेप्ट पे 2023 जैम का पेपर, जो क्वेश्चन एक्चुअली गलत था क्योंकि सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इसी कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया है इन्होंने 2023 में जो सेंट्रल लिमिट का क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे। सो दिस इज नेगेटिव नंबर, तो m लेस देन 7 होना चाहिए, मैं कहा m लेस देन 7 होने चाहिए, और कैपिटल M मोर देन 7 होना चाहिए ताकि ये इंफिनिटी हो जाए और ये माइनस इंफिनिटी हो जाए। ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, सो दिस रैंडम वेरिएबल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1 हो जाएगी। बाकी केस में दिक्कत क्या है देख लो, ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, ये भी 7 से कम, ये भी 7 से कम, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, ये भी 7 से कम, ये भी माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। अगर ऐसा भी रहता 7 मतलब रहता 7.1 8.1 तब भी गलत होता क्योंकि दोनों 7 ज्यादा हो गया, तो प्लस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाता। तो ये सुटेबल क्यों है? क्योंकि मीन के एक इस साइड है एक इस साइड, तो एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, साथ में रूट n है तो रूट n इंफिनिटी को जा रही है, तो रेंज जो हो गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो 1 आ जाएगी। दिस इज आंसर, ठीक है ना। ठीक है, वो भी आप दिमाग लगा सकते हो, दिस इज फाइन। हाँ, अब जो लोग जैसे ये लगाते हैं, दिस इज आल्सो फाइन, ये भी ठीक था। मैंने जो यूज किया ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही मैंने यूज किया है, बट दिस कैन बी यूज्ड। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो आपको दिख जाएगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ना डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, यही चीज लिखी हुई है, दिस इज आल्सो फाइन। अगर आप 7 घटा के ना, इक्वल टू 1, ओ सॉरी, लेस देन है तो 1, हाँ यस यस, लेस देन है तो 1 और मोर देन है तो 0। तो अगर ये मोर देन है तो 0 हो जाएगी, लेस देन है तो 1, तो इससे भी हो जाएगा, उसमें भी फिट कर सकते हो आप, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, देखो इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x बार लेस देन 7 प्लस एप्सिलॉन, और ये बनेगा 7 माइनस एप्सिलॉन। सो वही सेम स्टोरी यहाँ पे है। तो उससे आपको दिमाग लगाना, देखो वही इन्होंने सोचा है कि m को 7 प्लस एप्सिलॉन होना पड़ेगा, और तो देखो ये नया अप्रोच है, अब ये है ना, ठीक है किसी बुक में हो, अब यहाँ दो अलग अलग अप्रोच, एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हुआ, दूसरा ये, हालांकि मैं ये सोचा नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था पहले से, तो इसलिए क्या होता है कोई खुद से ट्राई कर रहा है तो उसके दिमाग में नया आइडिया आ सकता है ना। तो मैं तो ये सोचा, इन्होंने बताया तो मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, तो वो है, तो इससे डेफिनेशन लिखा, तो ये 7 प्लस एप्सिलॉन 7 माइनस एप्सिलॉन, तो ये 7 प्लस एप्सिलॉन ये 7 माइनस एप्सिलॉन हो गया। तुम अलग अलग कर सकते हो, जरूरी नहीं सेम ही एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन आर्बिट्री है, तो यू कैन शिफ्ट अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ पे 18 जो आपके पास है कि आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है 4 और पीडीएफ दे रखा है, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है, तो एमएलई, ठीक है आपको पता है इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ ई थीटा लेस देन ईच एक्साई, थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एमएलई होगा, ठीक है। और आपको देखना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, वही आंसर होगा, which one is smaller 0.5, तो यही आंसर है। 0.28 होगा सर, तो एक- इसलिए थीटा स्क्वायर आएगी। अच्छा सॉरी, थीटा स्क्वायर का पूछा है, हाँ तो थीटा की एमएलई आएगी 0.5, मतलब थीटा की एमएलई जो सबसे छोटी है वो थीटा की एमएलई आएगी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ थीटा स्क्वायर की पूछा है, तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहती है कि t इज एमएलई ऑफ थीटा, तो t स्क्वायर इज एमएलई ऑफ थीटा स्क्वायर, ठीक है। x1 x2 x3 x4 दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और आपके पास ये पीडीएफ है कि 1/2 थीटा जब x माइनस थीटा से प्लस थीटा है, ठीक है, और तो है ना x की वैल्यू माइनस थीटा प्लस थीटा है, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट भी तो इजी है, मीन निकालो,
और x बार के इक्वल करो, तो हो सकता है इसका मीन 0 आएगा। तो दूसरा अप्रोच, अगला सेकेंड मोमेंट निकाल लो उसके लिए, है ना, कि ex² इज इक्वल टू 1/n समेशन xi²। तो ex² यहाँ से आएगा और 1/n समेशन xi² यहाँ से आएगा। ठीक है, तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों को इक्वल करना है। तो फर्स्ट मोमेंट इक्वल करना है, उससे नहीं आया तो सेकेंड मोमेंट इक्वल करना है, ऐसे करके। ओके, ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from normal 0 थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल 0 थीटा से है, then the value of k for which this interval is a 95% confidence interval। डेफिनेशन लगा दो, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो डेफिनेशन है कि when can we say that an interval t1 t2 is confidence interval for या 101% confidence interval for theta। तो probability theta more than 0 less than this is 95%। अब अकॉर्डिंगली शिफ्ट करो उसको, थीटा को उधर ले आओ, k को उधर ले जाओ, आ जाएगा सिंपलीफाई करके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, each xi नॉर्मल 0 थीटा है, और जब बीच में हम chi स्क्वायर को लेंगे k को लेके जाएंगे, जब उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो k उधर चला जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा। तो x1 अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ, x1 अपॉन रूट थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, chi स्क्वायर आएगा। नहीं x1 अपॉन रूट थीटा जस्ट नॉर्मल 0 1 है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो x1 स्क्वायर अपॉन थीटा इज chi स्क्वायर 1, x2 अपॉन थीटा इज x2 स्क्वायर अपॉन थीटा इज chi स्क्वायर 1। तो सम हो जाएगा chi स्क्वायर 2। तो यहाँ आ गया chi स्क्वायर 2 मोर देन k, और ये डेटा आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। अच्छा चेक करो, यहीं शायद आ जाएगा। अच्छा दे तो रखा है यहाँ पे, तो chi स्क्वायर 2 मोर देन k, इसकी प्रोबेबिलिटी है कितना 0.95। तो डेटा की जरूरत पड़ेगी ना, तो कैसे आएगा, तो यहाँ से अच्छा chi स्क्वायर 2 तो एक्सपोनेंशियल होता है, हाँ मीन 2, हाँ chi स्क्वायर 2 का मतलब एक्सपोनेंशियल विद मीन 2, एक्सपोनेंशियल 1/2, chi स्क्वायर 2 इज एक्सपोनेंशियल 1/2। तो उसको आप वो कर दीजिए, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए सिंपलीफाई, आ जाएगा सिंपलीफाई करके। फिर एक्सपोनेंशियल का CDF यूज करके उससे आ जाएगा, PDF यूज करके आ जाएगा। ये आपको दे रखा है x1 x2 x4 जो है नॉर्मल थीटा 1 सिग्मा स्क्वायर है, y1 y2 y3 y4 नॉर्मल थीटा 2 सिग्मा स्क्वायर है, और फर्दर सपोज दैट द टू रैंडम सैंपल आर इंडिपेंडेंट। तो फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस थीटा 1 इज थीटा 2। अच्छा, और तो μ1 इज इक्वल टू μ2 टाइप का आ गया नहीं, और पूछ रहा है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जी ठीक है, सपोज दैट टेस्ट फाई रिजेक्ट h0, मतलब टेस्ट फंक्शन बोलते हैं फाई को, रिजेक्ट h0 इफ आपको बता रखा है समेशन xi मोर देन समेशन yi, मतलब x बार मोर देन y बार, सही सेम है, तो x बार मोर देन y बार। तो पावर ऑफ द टेस्ट एट दिस एंड दिस, तो हो जाएगा, इजी है, ये बस पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 में तो ये है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मुझे वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू इसलिए दे रखा है ताकि आपको मैक्सिमाइज करने की नौबत ना आए, है ना, तो वैल्यू पुट करके इजीली कर दो इस तरह से। तो जस्ट ये डेटा यूज करो, आ जाएगा। और एक साथ बुला लेना, x बार माइनस y बार मोर देन 0 है, एक क्रिटिकल रीजन है, x बार माइनस y बार मोर देन 0, फिर उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके आ जाएगा। ये आपको दे रखा है f0 f1, आप h0 पे चेक करें, f0 है, f1 है, बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन x। तो पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा जो कि 0.05 है, तो पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, ठीक है ना, तो अल्फा 5% है, तो साइज अल्फा का आपको वो करना है, क्या जाएगा, क्या करोगे आप, सर इसमें क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा? हाँ क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा, लाइक्लीहुड रेशियो को चेक करेंगे। देखिए तो इसमें क्या है, 0 से 1 x है तो f0 1 के इक्वल है, और 0 से 1 जब x है तो f1 कितना 1/2, तो रेशियो निकालिए। तो जब x 0 से 1 में है तो रेशियो कितना आएगा आपका 1/1/2, मतलब 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब x 1 से 2 में है तो f0 0 है, और जब x 1 से 2 में है तो f1 1/2 ही है,
तो x जब 1 से 2 में है तो उस केस में आपका रेशियो क्या आएगा 0/1/2 0। अब सोचो x 0 से 1 में था तो आंसर आपका 2 था रेशियो। हाँ, और x जब आपका 1 से 2 में है तो आपका 0 हो गया रेशियो। तो लाइक्लीहुड रेशियो जो वो डिक्रीज कर रही है, तो लाइक्लीहुड रेशियो जब डिक्रीज करती है तो उस केस में क्रिटिकल रीजन क्या हम कंसीडर करते हैं, थ्योरम है ये x ग्रेटर देन k, ठीक है। तो x ग्रेटर देन k ये हमारा थ्योरम है कि लाइक्लीहुड रेशियो जब डिक्रीज करेगा तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, तो x मोर देन k हमारा क्रिटिकल रीजन है, और अगर इंक्रीज करेगा तो x लेस देन k हमारा क्रिटिकल रीजन है। ये थ्योरम है, ठीक है, तो उसको यूज करना है तो उससे आ जाएगा। तो आपका क्रिटिकल रीजन यहाँ से मिल गया x मोर देन k। अब आप देख लीजिए साइज अल्फा आने के लिए वो k क्या है, तो k यहाँ से आ जाएगा अल्फा का डेफिनेशन यूज करके, और उसके बाद पावर निकाल लेंगे फॉर्मूला से। करके देखिए। अब ये है आपके पास कि ज्वाइंट है, आपको ऑर्डर चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने हैं। तो क्या करेंगे, अभी x का लिमिट है x बराबर y टू दिस, तो ये सर्कल होगा, ठीक है, तो 2 माइनस है और y 0 से 1, तो ग्राफ बनाओ, दिख जाएगा आपको, तो ग्राफ बनाओगे रीजन दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप फिट कर लो, है ना। अभी 2 क्लास देंगे, इस पे एक क्लास आज डिस्कस कर रहे हैं, आज होपफुली, है ना, अभी तो काफी टाइम है ना, 9:30 ही हुआ, 1 घंटा ही हुआ है अभी, 23 पे पहुंच गए, तो हो जाएगा डिस्कस, हो सकता है डाउट का भी टाइम मिल जाए क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है ये सब। और f0 1 to r है, तो ये आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि f'0, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं लेबनिज रूल से, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, एक बार डिफरेंशिएट कर लेना, फिर इसको डिफरेंशिएट करना, तो यहां से आपको ये जो है ना कैपिटल f' स्मॉल fx के इक्वल आएगा, कैपिटल F'0 स्मॉल f'0 के इक्वल है, f'0 यहां से आ जाएगी, डेफिनेशन यूज कर लेना f'0 की। ये 2 वेरिएबल फंक्शन है आपके पास, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है आपसे, है ना, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो क्या होगा यहां से हो जाएगा, इजी है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, हाँ जस्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालो और क्रिटिकल पॉइंट निकाल के इजीली वो चेक कर लो, RT माइनस स्क्वायर कंडीशन चेक करके डिसाइड हो जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमा क्या आएगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको सीक्वेंस un दे रखा है 1 + c/n होल स्क्वायर दिस, अच्छा तो यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस कन्वर्जेस, जी 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 रूट टेस्ट से आ जाएगा, हाँ इस पे un मॉड की पावर 1/n, तो ये पावर n बचेगा, तो ये e कितना बनता है e की पावर c, और यहाँ पे आ जाएगा ये जस्ट आपका आ जाएगा इनविजिबिलिटी लगे तो बाहर आ जाएगा ना वो, हाँ लेस देन 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, तो उससे बस लेस देन लॉक हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 कर देंगे, जो भी आएगा, इसकी un की पावर 1/n लेस देन 1, तो रूट टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ से जस्ट हाँ लगा लो डिफरेंस वो करके एलसीएम लेके, ये तो इसको बता दीजिए, ये बता दीजिए सर, ये थोड़ी, हाँ इसमें आपको समहाउ फिट करना पड़ेगा, जिसमें ऐसा इंटीग्रेशन होता है, तो इसको एक इनइक्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी हमें सुटेबल इंटीग्रेशन के लिए, काइंड ऑफ सैंडविच, मतलब उसे छोटा और एक बड़ा लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, हाँ सैंडविच टाइप का, कि जैसे एग्जांपल के लिए 8 - x² - x² करके देखो, तो देखो उसकी वैल्यू 8 - x² - x², ठीक है ना, वो रखो आप और वो चेक करो, इससे ज्यादा होगा इससे कम होगा, तो एक इनइक्वालिटी उससे आ जाएगी, 8 - x² - x²। देखो मैं हिंट ये दे रहा हूं कि आपको क्या करना है कि तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको इनइक्वालिटी बनानी है और उससे आ जाएगा, देखिए तो मैं एक केस ये ले रहा हूं कि जैसे समझो अब 8 - x² - x³ यहाँ लिखा है, अब मैं लिख रहा हूं 8 - x² - x², अब बताओ बीच में क्या आएगा, मोर देन का साइन कि लेस देन का साइन,
और x आपको यहाँ बता रखा है 0 से 1 में है। तो जब x 0 से 1 में है तो पहले तो ये डिसाइड कर लो x स्क्वायर और x क्यूब में कौन ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। x स्क्वायर की ज्यादा है सर। तो 1/4 और 1/8 में कौन सा ज्यादा है? 1/4 है ना। अगर x को 1/2 रखे तो x स्क्वायर ज्यादा रहेगा x क्यूब से, क्योंकि x 0 से 1 में है। तो पावर जितनी बढ़ाओगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो अब देख लो, जब माइनस कर दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर छोटी हो जाएगी माइनस एक्स क्यूब से। तो ये माइनस एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी तो कॉमन ही है, ये और ये तो कॉमन ही है, तो कोई कंपटीशन इन दोनों में है नहीं। कंपटीशन यहाँ पे है माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है छोटा है, तो माइनस एक्स क्यूब ज्यादा है, तो ये इनइक्वालिटी आ गई। अब आप इसको रूट लगा दो, रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल लोगे, ऐसे को आसान रहेगा ना। हाँ रेसिप्रोकल में इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और यहाँ से 1/√8 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, इसको भी 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो। तो ये बताओ कितना आएगा। यहाँ आप 2 बाहर कर लोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक तो 1/√2 बाहर आ जाएगा और क्या आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x/a। ठीक है, जस्ट साइन इनवर्स 1/a आएगा ना, चेक कर लो। ठीक है ना। तो यहां से कितना आ गया ये साइन इनवर्स x/2 और 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो इसको, तो साइन वर्स 1 है ना। तो 1/√2 साइन वर्स 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या देख के पता चल रहा है आपको? ये ऐसे ही हिंट दे रहा है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, है ना। देख लो एक बारी, बोलो भाई आंसर किमें क्या दे रखा है? क्या आंसर की में क्या आंसर यही है ना। तो एक बाउंड हमने निकाले हैं, दूसरा बाउंड भी ढूंढ सकते हैं। तो हमने है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रेक करो यही आएगा साइन वर्स 1/2 ये बन जाएगी और ये 1/√2 साइन वर्स 1/2 बन गई। तो एक बाउंड तो यहाँ से आ गया और यही हिंट बता रहा है कि यही है, क्योंकि है ना वैसे तो इसका अपर बाउंड बाकी वो होगा। तो है ना 1/2 वाला कौन है? ये 3 है और ये यहाँ पे ठीक है, तो बाकी तो कुछ और ही है। अब देखो 2√2 कब बन सकता है? साइन इनवर्स 2√2 कब बनेगा? जब कहीं ना कहीं 8 रहेगा। तो 8 कब? तो अब 8 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 हटा देते हैं, -0 कर देते हैं। तो 8 में मैंने क्या किया, एक्स को एक्स स्क्वायर किया ताकि फॉर्मूला बने। और 8 में ये हिंट कहां से मिल रहा है मुझे? ऑप्शंस देख के। ये जो ऑप्शंस देख रहा हूं ना उससे हिंट मिल रहा है, तुक्का नहीं लगा रहे हम ऑप्शंस देख के, क्योंकि बाउंड तो डिसाइड करना मुश्किल है ना। बाउंड तो यूनिक थोड़ी है, बाउंड तो इनफाइनाइटली में नहीं है। जैसे 1 का बाउंड निकालना है अपर बाउंड, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। अब मुझे क्या चूज करना है वो ऑप्शन बताएगा, तो वो आपको देख के यहाँ जैसे 1/2 था एक, तो ये समझ आए कहीं ना कहीं साइन वर्स x/2 बन रहा होगा। x/2 कब बन रहा होगा? कहीं ना कहीं √4 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा होगा। तो उस तरह से यहाँ सोचा हमने। अब यहाँ जैसे 1/√2 एक साइड दिख रहा है मुझे, तो वही सोच रहा हूँ 1/2√2 कब बनेगा? जब कहीं ना कहीं 8 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का होगा। तो वही हम उसके लिए क्या 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर से वही देखना है कि जैसे 0 और एक्स क्यूब, तो x तो 0 से 1 में है, तो माइनस एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ऐसा रहेगा। फिर यहाँ से आ गया रूट लगा दो इसका भी, तो 1/√8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक मिनट रेसिप्रोकल किए तो इनइक्वालिटी चेंज, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज। तो ये बनेगा आपका 0 से 1 करोगे तो ये बनेगा, और राइट साइड जो है ये बना है, तो मतलब ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। चलिए तो
तो ऑप्शन देख के आपको डिसाइड करना है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है ना, ताकि यहाँ से आइडिया मिलता है कब क्या अप्रोच लगाने हैं। क्यू ए बी मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n का, क्यू ऑर्थोगोनल है, ए इन्वर्टिबल है, तो आइगन वैल्यू ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू ऑलवेज सेम एज दोस। देखो ये थ्योरम है, फिर से जो लोग डायगोनलाइजेबल कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको पहले से पता है ना। ये क्यू इनवर्स ए क्यू बराबर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और इसका जो है ए इनवर्स बी का जो आइगन वैल्यू होगा, इसका आइगन वैल्यू ए इनवर्स बी के इक्वल आएगा। ए इनवर्स बी किस केस में बनेगा, और ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स है ना, तो आपको पता है ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, सोचो। सर इक्वल होगी तो दोनों ही n into 1 बी ए, यहाँ n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, हाँ डी होगा सर ऑप्शन। तो n सर सेम होगा a और a की तरह। यहाँ ऑप्शन क्या है, डी फॉर दिल्ली। सर डी होगा सर, मतलब की है सर, वो डी आ रहा है। तुम्हारा क्या है आंसर, ऑफिशियल आंसर की में क्या है, डी फॉर दिल्ली ना। हाँ हाँ, क्योंकि आप तो गेट बैच के हो, आपको डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन पता है। तो P इनवर्स AP इज इक्वल टू, वहां लिखते हैं ना D, फिर हम ये बोलते हैं कि A का ट्रेस D के ट्रेस के इक्वल होगा, A की आइगन वैल्यू D के आइगन वैल्यू के इक्वल होगी। A और D की प्रॉपर्टी जो भी हम देख रहे थे क्वेश्चन में इक्वल था ना, वहां P क्या था, P हालांकि हमारा आता है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बाय ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जो कि इस गेट में है। तो यहाँ इन्होंने डेफिनेशन यूज नहीं किया, बस थ्योरम यूज कर रहा है। यहाँ थ्योरम कौन सा यूज हुआ कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q इनवर्स, या अगर P ऑर्थोगोनल है तो क्या प्रॉपर्टी होगी कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स। ठीक है, तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो Q ट्रांसपोज AQ हैज, है ना, इफ Q is orthogonal matrix then Q transpose has same eigen value, है ना। आपको इसका मतलब सिलेबस रिवाइज करते रहना पड़ेगा कि जो जो वर्ड यूज हुआ है सिलेबस में उसके डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स क्या है, फिर PYQ भी सॉल्व करते रहना है ताकि वो अप्लाई होता रहे, फिर मॉक टेस्ट तो करना ही है जस्ट टू प्रैक्टिस कि आपने जो सीखा वो कितना यूज कर पा रहे हो। जी सर आप ये बोलिए, आप मैंने आइडिया यूज किया। जी जी एज ए, हाँ बताइए, आप आइडिया बताइए। सर देखिए Q एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब हाँ। जो लेवल जो लोग मतलब जानते हैं, तो Q ट्रांसपोज Q क्या होगा, वो तो ऑर्थोगोनल है ना, तो ये तो I हो रहा है। Q ट्रांसपोज Q हमेशा आई होगा, ओके ठीक है, क्योंकि Q तो ऑर्थोगोनल है। यस यस, दिया हुआ है, तो फिर A इनवर्स का आइगन वैल्यू जो भी होगा और B का भी आइगन वैल्यू, उसका मल्टीपल तो B A इनवर्स के सेम ही तो होगा ना। तो आपको क्या पता Q इनवर्स इक्वल कैसे आएगा, जरूरी है इसका इसका इक्वल आएगा। सर मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो Q ट्रांसपोज Q है, वो दोनों का आइगन वैल्यूज 1 होगा, ये तो पता ही है सब। हाँ, पर अब A इनवर्स का आइगन वैल्यूज अलग से लिखेंगे तो वो भी तो सबको मतलब वो आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो फिर B का भी आइगन वैल्यूज ऐसे निकल जाएगा। हाँ, तो उसका तो हम जो उसका मल्टीपल लिखेंगे आइगन वैल्यूज का मल्टीपल, हाँ, तो वो B A इनवर्स के इक्वल ही तो हो रहा है ना। हाँ, D का ऑप्शन तो आप क्या, मैं बोल रही हूँ कि थ्योरम से नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे कर सकते हैं। हाँ कैसे भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, उससे भी हो जाएगा जिस भी तरीके से। जो आईटी ज्ञान है वो तो पता नहीं है उनको। हाँ हाँ, वो मैं थ्योरम बता दिया, आज थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर, हाँ हाँ हाँ, सिमिलर मैट्रिक्स भी गेट में है, यस सिमिलर मैट्रिक्स। वो तो उनके सिलेबस में नहीं है। सिमिलर क्या होता है, P इनवर्स AP इज, हाँ ठीक है, P इनवर्स AP इज B, क्या होता है सिमिलर डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने कि देयर इज, हाँ फिर उसका रैंक ट्रेस डिटरमिनेंट सब इक्वल होगा। ठीक है ना, ये मतलब इसकी आइगन वैल्यू इसके इक्वल आएगी A इनवर्स B के, और इसके इक्वल रहेगी B A इनवर्स के, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे इक्वल आ जाएगा।
मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है ना, तो मतलब ये थ्योरम है एज अ जैम सिलेबस में भी कि अगर Q ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो Q इनवर्स या Q ट्रांसपोज AQ हैज सेम आइगन वैल्यू एज A, या उसका है तो ट्रांसपोज ले लोगे या इनवर्स ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या चेंज कर दो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ये n का ना, n क्रॉस n का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली थ्योरम से। नहीं तो आप एग्जांपल बना लो, है ना, वो भी कर सकते हो, एग्जांपल बना के ट्राई कर सकते हो। XT एक कर्व है जो बता रखा आपको ऐसा है, अच्छा L लेंथ ऑफ आर्क है, ओरिजिन से पॉइंट P ऑफ द कर्व एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, इसका क्या मतलब ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जीरो होता है। और जब टेंजेंट x एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब y के पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है? tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू, और यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? x एक्सिस के साथ dy by dx, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट का डेफिनेशन है tan थीटा, और डेफिनेशन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कैलकुलस में dy अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये कहना चाह रहा है, मतलब dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, और मतलब इसको और सिंप्लीफाई करोगे सो dx अपॉन dt अपॉन dy अपॉन dt, अब चाहो तो ये फाइंड कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपके पहले हिंट है। अब ये x को डिफरेंशिएट कर सकते हो t के रेस्पेक्ट में लेबनिज रूल से, y को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो x डैश t अपॉन y डैश t दैट इज dx अपॉन dy, और क्वेश्चन में बता रखा है ये 0 है, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, तो L किसके इक्वल है, सो L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी? dy बटे dt प्लस और dx बटे dt का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, एवरेज होल स्क्वायर होगा सर, ये dx अपॉन dt का होल तो ये इससे क्या आएगा, इससे वो पॉइंट निकलेगा कि कौन सा पॉइंट निकलेगा आपके पास, xy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना यहां से हमें, इसने कहा है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P ऑन विच द पॉइंट, यहां से पॉइंट P आएगा, पहले पॉइंट P अगर आ जाएगा तो पॉइंट P निकालना है हमें, ओके। अब मुझे क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर dt लिमिट, 3 फॉर्मूला है ना, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो सर वो पैरामीटर फॉर्म बना है, हाँ, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्मूला है। अब t की लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी, तो एक तो क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन है 0 0 है x की वैल्यू, तो x को 0 रख दो, लिमिट दे रखे ना क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 to pi, क्या दे रखा है 1 to pi मतलब, और t की इसका वैल्यू 1 to pi है। अच्छा एक मिनट, तो ये 1 to pi हमें दे रखा है, ओके, तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए फिर तो, t की लिमिट है 1 to pi, ओके, एंड l, लेकिन 1 to pi इन जनरल बोल रहा है कि l जो है लेंथ ऑफ आर्क है, कहां से कहां तक, ओरिजिन से पॉइंट P तक, तो ओरिजिन तो आपका 0 0 होता है, पॉइंट P क्या है, या एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये मत है ना, तुम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, तो तुम यहां से यूज कर लेना कि 1 प्लस, है ना, अब ये भी यूज कर सकते हो dy बाई dx होल स्क्वायर dx, ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ x की लिमिट लिखनी पड़ेगी, या आप यूज कर सकते हो 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर dy, ये भी यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो कि dx अपॉन dt का होल स्क्वायर
एंड dy/dt का होल स्क्वायर, यहाँ t की लिमिट। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा x की लिमिट क्या ले। तो 0 से p बोला ना, ओरिजिन टू p बोला ना, तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x0 y0 है, तो ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ लोगे तो 0 to x0 करना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे तो 0 to y0 करना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे तो t, अब यहाँ देखना है 0 0 रखने पे क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है, xt को 0 रखना पड़ेगा और yt को भी 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से t निकलेगा, मान लो t0 से t1 ऐसा समझ लो, तो यहाँ आएगा t0 से t1 ऐसा कुछ। तो आपको पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, p का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा, और p का कोऑर्डिनेट आने के बाद 0 से p में वो करना है। ट्राई करो, ट्राई करके आओ, ट्राई करो। और स्लोप का जो बता रहा था, स्लोप का ये होता है कोई भी लाइन है, ये तो क्लास 10 ना 11 10th में भी है, 10th 11 12th में है कि ये थी, अरे यार अच्छा जस्ट 2-3 मिनट रुक जाओ, ये लाइट गई है फिर से इलेक्ट्रिसिटी, तो कंटिन्यू करेंगे। कल तो बारिश हो रही थी, आज तो नहीं है, तो आज ऐसे ही गया होगा, तो अभी कुछ देर में आ जाएगी 5-10 मिनट में, ठीक है।